Hello guys, welcome back to the channel Demystify, making things easier for you. Today we will be talking about the chapter 9 of the book The Critical History of Greek Philosophy by W.T. Stace. हम बात करें हैं सोफिस्ट की, तो हम लोग अब आ चुके हैं सेकेंड पीरियड ऑफ ग्रीक फिलोसफी में. फर्स्ट पीरियड में हमने बात की थी इलियाटिक्स, एटमिस्ट, पाइथागोरियंस, आयोनिक फिलोसोफर्स के बारे में हमने बात की थी, हेराक्लाइटस, एम्पिडोकल्स, एनाक्सागोरस के बारे में. अब हम जब सेकेंड पीरियड में आ रहे हैं तो ये जो डिविजन हुआ है ऑफ पीरियड्स, ये मोर और लेस वॉज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, ऑल्सो नॉट अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड. क्योंकि देखिए सोफिस्ट जो थे वो सोक्रेटिस के कंटेम्प्रेरीज थे, लेकिन सोफिस्ट को हम सेकेंड पीरियड में डालते हैं, सोक्रेटिस को हम लोग थर्ड पीरियड ऑफ ग्रीक फिलोसफी में डालते हैं. और ऑल्सो ये जो डिवीजन है इनटू पीरियड्स ग्रीक फिलोसफी का, ये इज बेस्ड अकॉर्डिंग टू स्टेस एंड सम अदर ऑथर्स. हो सकता है कि कोई और ऑथर्स, कोई और फिलोसोफर्स एक अलग टाइप का डिवीजन करें. तो ये डिपेंड करता है फिलोसोफर टू फिलोसोफर, पर्सन टू पर्सन, कि वो किस बेसिस पर डिवीजन करते हैं. नाउ एनेक्सागोरस ने बात की थी माइंड एंड मैटर एंटीथीसिस के बारे में. अब देखिए जब फर्स्ट पीरियड था ग्रीक फिलोसफी का, उसमें मेजर चीजें जो थी ना, उसमें एक कॉस्मोलॉजिकल यूनिवर्स, एक कॉस्मोलॉजिकल व्यू था, एक एक्सटर्नल वर्ल्ड का व्यू था. जैसे थेलीस ने बात की, अगर मान लीजिए कि वाटर है फर्स्ट प्रिंसिपल हर चीज का, तो उसने हर चीज का एक एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल चीजों का एक्सप्लेनेशन दिया है. वर्ल्ड कैसे, मतलब अच्छा यूनिवर्स कैसे है, या अर्थ फ्लोट करती है, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो विद इन मैन, इंटरनल टू ह्यूमन, इतनी फर्स्ट पीरियड में बातें नहीं हुई. अब सेकेंड पीरियड में ये दो मोड साथ में आ गए. एक तो मैन एंड देन मैन एज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, मतलब एक तो पूरा यूनिवर्स एंड देन मैन एज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. दोनों सेकेंड पीरियड में हमें दोनों के बारे में देखने को मिलता है. द प्रॉब्लम ऑफ द माइंड एंड द प्रॉब्लम ऑफ नेचर आर सबऑर्डिनेटेड एज फैक्टर्स ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सल ऑल एम्ब्रेसिंग वर्ल्ड सिस्टम्स ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल. तो प्लेटो और एरिस्टोटल ने दोनों चीजों की बात करके, माइंड एंड नेचर. माइंड यानी ह्यूमन का इंटरनल भी, जैसे प्लेटो बात करता है वर्च्यू की, प्लेटो एरिस्टोटल बात करते हैं एजुकेशन की, कैरेक्टर की, ह्यूमन पर्सनालिटी, ह्यूमन कैरेक्टर, ह्यूमन वर्च्यूज, जस्टिस एंड ऑल दैट, जिसका स्टैंड अलोन एक ह्यूमन से रिलेशन है. एंड दे ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन द एक्सटर्नल्स ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, कि पूरा यूनिवर्स का कॉम्पोजिशन एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. So it is not possible to understand the activities and teaching of the sophist without some knowledge of the religious, political and social conditions of the time. अब सोफिस्ट को समझने के लिए देखिए, सोफिस्ट जो थे वो हमेशा सोक्रेटिस के टारगेट पर रहते थे. सोक्रेटिस यूज्ड टू लोथ सोफिस्ट, लोथ, हेट. सोफिस्ट वर लाइक एनिमीज टू सोक्रेटिस. अब ये सोफिस्ट का क्या है, कैसा है, मतलब उसके लिए हमें थोड़ा सा उस समय का एक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, व्हाट वाज लाइफ लाइक इन ग्रीस उस समय हमें समझना पड़ेगा. अब देखिए ग्रीस में उस समय क्या था कि बहुत छोटे छोटे स्टेट्स थे, इंडिपेंडेंट छोटे छोटे स्टेट्स थे, मतलब एक एक सिटी अपने आप में एक एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे. डेमोक्रेसी ने एक नया फॉर्म लिया था अब. एंड इतने कुछ कुछ जगहों पे तो इतने छोटे स्टेट्स थे कि कुछ सिर्फ हैंडफुल ऑफ सिटीजन थे, मतलब वो सिटीजन साथ में ही आके उन्होंने लॉ बना लिया और सबके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो गया. तो मतलब साथ में आके सभी ने एक ही वोटिंग कर दी लॉ के ऊपर. जैसे आज हमें डेमोक्रेसी की सबसे ज्यादा जरूरत क्यों है, या मतलब जरूरत भी क्या, पर वो रिप्रेजेंटेशन वाली बात कहाँ से आती है कि इतनी पॉपुलेशन है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक सिटीजन आकर बैठकर डिस्कस कर सके हर लॉ को पास करने से पहले. लेकिन उस समय पर ग्रीस में कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी थे जहां पर हैंडफुल ऑफ सिटीजन थे, जहां पे सिटीजन साथ में ही बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं. सो नेसेसिटी थी नहीं कि रिप्रेजेंटेशन की, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव जाए वगैरह. तो डेमोक्रेसी की एज सच इतना नीड नहीं था. लेकिन मतलब ग्रीस में हर एक सिटीजन अपना खुद के लिए पॉलिटिशियन भी था, लेजिस्लेटर भी था, लॉज बना रहे, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, उसके ऊपर वोटिंग हो रही है कि इसको पास किया जाए ना किया जाए. तो ऐसे मौकों पे मैन फॉरगॉट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी. वो खुद के इंटरेस्ट में देखने लगे. ग्रीड, एम्बिशन, सेल्फिशनेस, ईगोटिज्म, ये सब चीजें काफी ज्यादा डोमिनेट करने लगी पॉलिटिकल लाइफ में भी. मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगा. एक पर्सन है जो बाकी सिटीजन्स को, एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स को इन्फ्लुएंस करना है ताकि वो एक लॉ को अपनी मेजोरिटी में ला सके. तो हैंड इन हैंड विद द राइज ऑफ डेमोक्रेसी व्हेन द डिके ऑफ रिलीजन, जैसे जैसे डेमोक्रेसी बढ़ती गई, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, रिप्रेजेंटेशन बढ़ता गया, जैसे जैसे डेमोक्रेसी का ग्रोथ होते गई, वैसे वैसे रिलीजन डाउन चले जाते गए. क्योंकि ग्रीक रिलीजन के बारे में वी नो दैट इट इज अ
Now, this was also partly due to the Greek religion itself, because the moral worthlessness which was increasing उस समय पे, वो Greek religion का भी एक पार्ट था. Greek religion में इतना ज़्यादा not only restrictions, but जो पूरा structure था religion का, जो mythology थी. अब देखिए, of course over time the religion also changes itself. Not the religion, but the people who follow that religion, वो उसको of course bend करते ही करते हैं. तो इस समय पे जो Greek religion बन गया था ना, वो बहुत ज़्यादा मेन के इंटरेस्ट वाला रिलीजन बन गया था, जिस वजह से मेन की मॉरल वर्थलेसनेस निकल चुकी थी. तो हर पर्सन रिलीजन को अपने हिसाब से, माइथोलॉजी को अपने हिसाब से बेंड कर ले रहा था. बट इन द ग्रेटर मेजर द कोलैप्स ऑफ रिलीजन वाज ड्यू टू द एडवांस ऑफ साइंस एंड फिलोसफी विच वी हैव बीन कंसिडरिंग. तो सबसे मेजर रीजन ये अपना था, लेकिन फिर भी वो रिलीजन का भी ठीक है, उसमें अपने आप में वीकनेसेस जरूर थी, लेकिन उसका सबसे मेजर रीजन क्या था कि साइंस एंड फिलोसफी की ग्रोथ होने लगी. हमने बात की कि जेनोफेन्स बात करते हैं, हेराक्लाइटस बात करते हैं, थेलीज बात करते हैं, किस तरीके से एक नेचुरल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वो देने की कोशिश करते हैं फॉर द हैपनिंग्स ऑफ द यूनिवर्स. तो इस केस में नाउ व्हेन समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, जब ऐसा एक्सप्लेनेशन, अब देखिए आज के समय में when we are reading Thales or when we are reading Heraclitus, when we are reading Parmenides, आज के समय में फिर trying to understand कि अच्छा हमें समझ में आ रहा है कि जो water as a principle Thales की बात कर रहा है, it's not possible, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं करती है. अर्थ का शेप जो है वो it's not a disc shaped thing, लेकिन वो एक spherical elliptical उसका शेप है. तो आज हमें इन चीजों के बारे में पता है, लेकिन उस समय पर if something like this comes, तो इट विल बी अ शॉकर फॉर एवरीबडी. एक ऐसा वो कि जहाँ पर हर चीज को एट्रीब्यूट किया जाता था ग्रीक गॉड्स को, ग्रीक रिलीजन को, वहां पे जाके जब हमें ये पता चलता है कि अच्छा ये नया एक्सप्लेनेशन आया है दैट ग्रीक अर्थ इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, उसको देखिए नाउ द एक्सप्लेनेशन वाज रॉन्ग, लेकिन एटलीस्ट उसका एक एक्सप्लेनेशन मिला है कि वाई इट इज लाइक ऐसा क्यों है. और उसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो एक तरीके से लॉजिकल तो था कि अच्छा मॉइस्चर से निकल कर आता है, सीड भी मॉइस्चर के बिना नहीं होती है, एयर भी है, ये भी है, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं अगर थेलीज बोल रहा है कि वाटर से सबका ओरिजिनेशन है, मतलब उसकी बातों में ट्रूथ होगा. सो ऐसे केस में विद द ग्रोथ ऑफ साइंस, विद द ग्रोथ ऑफ फिलोसफी, रिलीजन कहीं ना कहीं डीके हो रहा था, रिलीजन बहुत ज्यादा वीक पड़ते जा रहा था. तो फिलोसफी की टेंडेंसी क्या थी, साइंटिफिक तरीकों से चीजों को एक्सप्लेन करे, तो डिवाइन पावर्स का रोल कम दिखता जा रहा था. Nearly all the philosophers had been secretly and many of them openly antagonistic to the people's religion. हमने बात करी है कि किस तरीके से Xenophanes, Zeno, Parmenides, all of these people not against religion, but yeah, religion के flaws को वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जितना हम जिस तरीके से religion को मानते हैं, देखते हैं, divine beings को हम जितना रोल एट्रीब्यूट करते हैं, that much they don't have. तो अटैक began by Xenophanes, Democritus, Heraclitus, सभी ने इस चीज के ऊपर वो करा है. तो कोई भी एजुकेटेड मैन जिसने फिलोसफी पढ़ी हो, जिसने इन फिलोसोफर्स को पढ़ा हो, उस समय में अब ऐसा आ गया था एट द टाइम ऑफ सोफिस्ट की नाउ दे वुडंट बिलीव इन जस्ट मिरेकल्स, कि अच्छा कोई भी कुछ भी बोल रहा है और वो चीज सच हो जाती है. अब वो ऐसा टाइम आ गया था, उनको ऐसा एक्सप्लेनेशन मिल गया था कि नाउ दे वोंट ब्लाइंडली बिलीव इन एनीथिंग. तो रैशनलिज्म, स्केप्टिसिज्म, डाउट, रीजन, इसकी एक पूरी वेव आ गई थी ऑन द ग्रीक पीपल. द एज बिकेम वन ऑफ नेगेटिव, क्रिटिकल एंड डिस्ट्रक्टिव थॉट. Democracy had undermined the old aristocratic institutions of the state, and science had undermined religious orthodoxy. तो क्या हुआ था कि डेमोक्रेसी ने क्या ओवर पावर किया था कि जिस तरीके से वो एरिस्टोक्रेसी चल रही थी, नोबल्स का वो चल रहा था कि अच्छा बस वो क्लर्जी, चर्च पीपल या कुछ हैंडफुल ऑफ नोबल्स हैं जो हर चीज़ को डोमिनेट कर रहे हैं, वो चीज़ अब ओवर पावर कर ली थी डेमोक्रेसी ने, जहाँ पे हर मैन को वॉइस मिल रही थी, हर मैन को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था. और साइंस ने रिलीजन को ओवर पावर कर लिया था और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को ओवर पावर कर लिया था, कि जहाँ पर एक रिजिड रिलीजियस सिस्टम प्लेस में आया था. With the downfall of these two pillars of things established, all else went too. All morality, custom, authority, सब कुछ क्रिटिसाइज करे जाने लगी. मोरालिटी, एथिक्स, सोसाइटल नॉर्म्स वगैरह, इन सभी चीज़ों के ऊपर एक एक तरीके से स्टॉप सा लग गया. सो जो भी चीज़ें अभी तक उनके एंसेस्टर्स ने, ग्रीक एंसेस्टर्स ने बोलते, अब सभी को, मतलब देखिए बात क्या हुई कि एक बस जैसे बोलते हैं ना कि एक छोटी सी स्पार्क की ज़रूरत थी.
फिलोसोफर्स ने एक छोटा सा स्पार्क दिया कि अरे यार हमारे ग्रीक एंसेस्टर्स इस ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, ये डिवाइन बीइंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिवर्स ऐसे बना है, सन तो डिवाइन बीइंग है, गॉड है। और एक तरफ आके हमें पता चलता है, मतलब हेराक्लाइटस एंड फिंजो भी बोल रहे हैं कि सन कोई डिवाइन बीइंग नहीं है, वो तो बस एक रेड हॉट स्टोन है, एक जलता हुआ लाल रंग का पत्थर है जो रोज रोज मतलब बस उसकी गैसेस वेपर्स जल रही है इसलिए सन जल रहा है। तो अब जब अचानक से ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, जब उन्होंने इन कुछ चीजों में करा, तो लोगों ने उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेकर ग्रीक एंसेस्टर्स ने जो कुछ कहा था, तो जो गुडनेस भी ग्रीक एंसेस्टर्स की थी, जो एथिक्स, जो मोरालिटी भी वो छोड़ के गए थे, उसे भी वो मॉक करने लगे. The teaching of the sophist was merely a translation into theoretical propositions of these practical tendencies. तो sophists ने क्या किया? Sophists were more like, I wouldn't say that, but popular belief, ये सोक्रेटिस का मानना क्या था सोफिस्ट को लेकर, जो हम आगे पढ़ेंगे कि सोफिस्ट को सोक्रेटिस एक बिजनेसमैन की तरह व्यू करते थे. देखिए, जो फिलोसोफर्स थे जैसे हेराक्लाइटस था, जेनोफेन्स थे, पार्मेनाइड्स था, आगे भी जाके सोक्रेटिस है, प्लेटो है, ये सारे फिलोसोफर्स वुड नॉट चार्ज. इनमें से कई तो हमने पढ़ा है कि हेराक्लाइटस बिलोंग टू अ नोबल फैमिली, एनेक्सोगोरस एक नोबल फैमिली को बिलोंग करते थे, और अपनी नोबिलिटी, अपनी एरिस्टोक्रेसी, अपनी मनी, अपनी वेल्थ, पावर, पोजीशन को छोड़ के ये फिलोसफी के पाथ पर आए. ऐसे सिनेरियो में सोफिस्ट वुड चार्ज फॉर देयर टीचिंग. एक नया टाइप का वेव चला. अब देखिए कैसे क्या हुआ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. तो अब ये सोफिस्ट कौन थे, क्या थे? सबसे पहले दे वर नॉट अ स्कूल ऑफ फिलोसोफर्स. स्कूल क्यों नहीं थे? क्योंकि सोफिस्ट की एक इंटीग्रेटेड टीचिंग नहीं थी. सोफिस्ट को हम एक साथ इसलिए रेफर करते हैं क्योंकि दीज वर द फिलोसोफर्स हु वुड चार्ज फॉर व्हाटएवर दे वुड टीच. हम किसी भी चीज़ को एक स्कूल कब बोलते हैं? जब एक डोमिनेंट थॉट हमें उसमें देखने को मिलता है. हमने बात की थी, चलिए देखिए, एटमिस्ट की हमने बात की, ठीक है. अब एटमिस्ट में हर फिलोसोफर की अपनी एक डिस्टिंक्ट पोजीशन भी रहेगी, और जिस स्कूल को वो बिलोंग कर रहे हैं उससे एक सिमिलर पोजीशन भी रहेगी, लेकिन डोमिनेंट थॉट उस स्कूल का रहेगा. एटमिस्ट है तो उनका डोमिनेंट थॉट क्या है कि अच्छा एटम्स हैं, जो सबसे वो छोटे फॉर्म ऑफ मैटर है, एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ दीज एटम्स. एटमिस्ट का डोमिनेंट पोजीशन ये था. अब छोटे छोटे डिस्टिंक्शंस, छोटी छोटे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं. अच्छा, डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिफस के अकॉर्डिंग एटम्स का वेट नहीं था, एपिक्यूरियंस के अकॉर्डिंग एटम्स का वेट था. तो स्कूल का मतलब एक डोमिनेंट थॉट जो पूरा प्रिवेल करे. ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली सेम थॉट है थ्रू आउट. सो दे हैड नॉट एज अ स्कूल हैज एनी सिस्टम ऑफ फिलोसफी हेल्ड इन कॉमन बाय देम. जितने भी सोफिस्ट थे उनका कोई एक कॉमन स्कूल, कॉमन थॉट प्रोसेस या कॉमन एक फिलोसॉफिकल थॉट नहीं था. उनके कोई खुद के सिस्टम ऑफ थॉट नहीं थे, बट ओनली सर्टन लूज टेंडेंसीज ऑफ थॉट कुछ कॉमन में थी. सो दे वर नॉट, उनका कोई पर्सनल एक दूसरे के साथ एसोसिएशन नहीं था कि अच्छा ये इसका प्यूपिल है, ये इसका डिसाइपल है, ये इसके मास्टर है. जैसे थेलीस का तो एनाक्सिमेंडर वाज अ डिसाइपल ऑफ थेलीस. सो एक पर्सनल कनेक्शन सोफिस्ट के बीच में नहीं था, कोई डोमिनेंट थॉट नहीं था. तो फिर कैसे, मतलब हम मानिए कि कोई डोमिनेंट थॉट नहीं है, कोई कॉमन कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो हाउ इज इट दैट सोफिस्ट को हम एक साथ रिफर करते हैं? वॉट एवर सोफिस्ट एक्चुअली वर कि दे वर अ प्रोफेशनल क्लास. स्कूल ना होके दे वर अ प्रोफेशनल क्लास. वो प्रोफेशनल टीचर्स थे, एजुकेटर्स थे, वो अपने नॉलेज के लिए चार्ज करते थे. अब देखिए क्या हुआ, जैसे जैसे रिलीजन टिके होने लगा, साइंस एंड फिलोसफी पढ़ने लगी, डेमोक्रेसी, लेजिस्लेशन, रिप्रेजेंटेशन, तो लोगों में अब इच्छा क्या पैदा हुई? दे वांटेड टू बी एजुकेटेड नाउ. अब ऑफ कोर्स जो नोबिलिटी को बिलोंग करता है वो चाहते हैं कि वो हमेशा से टाइम्स में टच में रहे. दे हैव द मनी, दे हैव द रिसोर्सेज, उनके पास पैसे हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास टाइम है, पावर है. सो अब उन्हें क्या कि अच्छा ये नई वेव आई साइंस एंड फिलोसफी की, तो हमें भी एजुकेटेड बनना है. वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी इन टच विद दिस न्यूअर टाइम्स, चेंजिंग टाइम्स. तो ये था पॉपुलर एजुकेशन की जो डिमांड थी, ये एक्चुअल में रीजन था. लेकिन ये जो पॉपुलर डिमांड थी एजुकेशन की, ये सिर्फ ये जेन्युइन नॉलेज के लिए डिमांड नहीं थी, ये था पॉलिटिकल सक्सेस के लिए डिमांड. अब मान लीजिए आज के समय में भी दिस इज सो देयर दैट इवन टुडे इफ यू आर गिवन टू चॉइसेस, तो पॉलिटिशियंस हमारे सामने दिए जा रहे हैं. अगर मान लीजिए कि
ऑफकोर्स बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक बहुत जनरल बेसिस पर अगर हम देखें तो दोनों में से द यंग, द यूथ जो है आर मोस्ट लाइकली टू चूज अ मोर एजुकेटेड पॉलिटिशियन. देखिए ऑफ कोर्स है कि बहुत सारे उसमें अप्स एंड डाउन्स, प्रोज एंड कॉन्स होंगे, देयर सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू इट. लेकिन मान लीजिए और कोई फैक्टर्स नहीं है और कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, सिर्फ ये है कि बस दो हमारे पास ये पॉलिटिशियंस है जिसमें से एक हाईली एजुकेटेड है, ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो एजुकेटेड वाले की तरफ ज़्यादा वो रहेगा. तो वाई दे वॉन्टेड टू बी एजुकेटेड वॉज अपनी पॉलिटिकल सक्सेस के लिए. दे वॉन्टेड टू बी, वो चाहते थे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, वो पॉलिटिकली सक्सीड कर पाए. द ट्रायम्फ ऑफ डेमोक्रेसी हैड brought it about that political careers were now open to the masses. अब ये डेमोक्रेसी क्या आई थी? डेमोक्रेसी क्या लेकर आई थी कि अच्छा अब हर किसी के पास अपने खुद के लॉ बनाने की पावर है, मतलब नॉट इंडिविजुअली, लेकिन एवरीबडी हैज़ अ से नाउ. हर पर्सन का वोट अब काउंट करता है. पहले जो एक रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, सिर्फ कुछ नोबल्स, एरिस्टोक्रेट्स, क्लर्जी मिलकर लॉ बना रहे थे, अब वो चीज़ हट गई. अब एक प्रॉपर मीटिंग होगा, प्रॉपर डिस्कशन होगा, और एवरी अदर सिटीजन के पास राइट है कि वो अपना वोट दे सके किसी लॉ को पास करने के लिए, किसी लॉ को रिजेक्ट करने के लिए. तो इस समय पर ये हुई कि जो ऑर्डिनरी मैन था या जो मैन था जिसको अपना एक पॉलिटिकल करियर बनाना था, उसके लिए हुआ कि यार आई वॉन्ट टू बी कॉल्ड एजुकेटेड. मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू बी सीन एज समबडी जो एजुकेटेड हो, ताकि पीपल फेवर मी, पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाई मी. अपनी पॉलिटिकल सक्सेस को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन एक तरीके से प्ले में आया. तो सोफिस्ट क्या करते थे? ग्रीस में जगह जगह वॉन्डर करते थे, अलग अलग जगहों पे लेक्चर्स देते थे, अपने अंडर में वो स्टूडेंट्स, प्यूपल्स ले लेते थे, और इसके लिए बहुत बहुत पैसे भी लेते थे. वो पहले थे ग्रीस में टू चार्ज फॉर व्हाट दे वर टीचिंग. अभी तक जितने फिलोसोफर्स आए, फर्स्ट स्कूल ऑफ ग्रीक फिलोसफी में, नन ऑफ देम चार्ज्ड. जिसी भी नॉलेज, गलत हो सही हो, किसी भी चीज़ के लिए वो चार्ज नहीं करते थे. लेकिन सोफिस्ट वर द वन जो सबसे पहले चार्ज करने लगे. तो ये बहुत सारे फिलोसोफर्स जैसे इंक्लूडिंग सोक्रेटिस एक डिस्ग्रेस मानने लगे कि विद इन फिलोसफी आपका एकमात्र टास्क होना चाहिए टू गेन नॉलेज, टू सर्च फॉर नॉलेज, टू लुक फॉर नॉलेज. यू मेकिंग इट अ बिजनेस, यू मेकिंग इट अ प्रोफेशन बाय चार्जिंग फीस, आप इसका एक अलग पर्पस दे रहे हो. सोक्रेटिस तो बहुत ज़्यादा लोथ करता था, बहुत ही प्राउडली वो अगेंस्ट जाता था सोफिस्ट के. उसे लगता था कि इट्स अ वेरी प्राउड थिंग फॉर मी कि मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ, सोफिस्ट पर चार्जिंग. तो सोफिस्ट एक तरीके से फिलोसोफर्स भी नहीं थे. अब देखिए, हम देखते हैं कि सोफिस्ट का कैरेक्टर क्या था, वो किस तरीके से डिबेटर्स थे, उनसे हारना मुश्किल था, ऑल ऑफ दैट. पॉपुलैरिटी ऑफ सोफिस्ट कैसे आई? उनका सोफिस्ट का काम बिल्कुल प्रैक्टिकल था. उनका कोई नॉलेज गेन करना, कोई ट्रूथ तक पहुंचना, कुछ नहीं. उनका मेजर वो क्या था? प्योरली प्रैक्टिकल, पैसे कमाना. तो वो पॉपुलर डिमांड वाली चीज़ें पढ़ाते थे, जैसे कि प्रोटागोरस एक सोफिस्ट था, ठीक है, सॉरी. अच्छा, एक बात ये हुई है कि हियर आई फॉरगॉट टू मार्क अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट प्रॉब्लम ऑफ माइंड एंड द प्रॉब्लम ऑफ नेचर. ये सोफिस्ट की टीचिंग वॉज एक्सक्लूसिवली ह्यूमनिस्टिक. वेरी इंपॉर्टेंट कि ह्यूमंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था, ठीक है. नाउ व्हाट सोफिस्ट डिड वर, वी वर ऑन हियर, या जैसे कि प्रोटागोरस क्या करता था? अंडरटुक टू इम्पार्ट टू हिज पीपल्स द प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस एज अ पॉलिटिशियन और एज अ प्राइवेट सिटीजन. कि अगर आप एक पॉलिटिशियन हो तो आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, अगर आप एक प्राइवेट सिटीजन हो तो आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो. गॉर्जियस जो था वो रेटोरिक और पॉलिटिक्स सिखाता था, प्रोडिकस ग्रामर और एटिमोलॉजी सिखा रहा था, हिपियास हिस्ट्री सिखाता था, मैथमेटिक्स, फिजिक्स पढ़ाता था. तो ये उनका प्रैक्टिकल टेंडेंसी क्या था? सोफिस्ट का एकमात्र मतलब क्या था? प्रॉब्लम सॉल्विंग. वो लोगों को क्या सिखाते थे कि अगर आपसे कोई डिबेट कर रहा है तो नोबडी कुड लूज फ्रॉम यू, कोई आपसे हार ना सके डिबेट में. सो इफ somebody, for example, if you get to know कि आपको अचानक से ऐसी एक ट्रिक, ऐसी एक पावर मिल जाए wherein nobody can ever lose to you, कोई भी डिबेट हो, कोई भी टॉपिक हो, तो you don't to take it कि if you, अगर आपको एक पॉलिटिकल करियर चाहिए, उस पॉलिटिकल करियर में आप कुछ ऐसा बोले कि सामने वाला आपका ओपोनेंट आपके खिलाफ कुछ ना बोल पाए, so that would be a great thing for you. तो
sophists have been described as teachers of virtue, and the description is correct provided that word virtue is understood in its Greek sense, which did not restrict it to morality alone. For the Greeks, it meant the capacity of a person successfully to perform his functions in the state. तो ग्रीक्स के लिए वर्चू का मतलब क्या था? वर्चू का मतलब रिलेशन मोरालिटी से इतना नहीं था. वर्चू का मतलब क्या था कि आप एक सिटीजन होके अपनी ड्यूटीज को सक्सेसफुली फॉलो कर सके, सक्सेसफुली निभा सके, एंड यू बिकम अ सक्सेसफुल सिटीजन, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन उस जगह का. तो वर्च्यू एंड ऑल ऑफ दीज ये बहुत ही मैकेनिकल तरीकों से एक ट्रेनिंग की तरह दी जाती थी. तो सोफिस्ट क्या करते थे? वो मेन को ट्रेन करते थे टू मेक देम सक्सेसफुल सिटीजन्स एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट. मोस्ट पॉपुलर करियर फॉर अ ग्रीक ऑफ एबिलिटी एट दैट टाइम वाज पॉलिटिकल. सबसे ज़्यादा पॉपुलर करियर क्या था उनके लिए? पॉलिटिकल करियर. पॉलिटिकल करियर में बहुत मतलब पावर, फेम, पैसा, एवरीथिंग वाज दैट ड्यूरिंग दैट टाइम. यू नो बहुत हाई पोजिशंस थी जो स्टेट ऑफर करती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, टू हैव अ से इन द एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग. एंड फॉर दिस करियर व्हाट वाज अबव ऑल नेसेसरी वाज eloquence, or if that were at least ready speech, ability to argue, to meet every point. तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियन के लिए क्या ज़रूरी था उस समय पे? एलिक्वेंस होना. मतलब आप हमेशा स्पीच के लिए रेडी हो. कहीं भी आपको बोले एंड यू क्विकली गेट अप एंड यू गिव अ वेरी वेरी गुड स्पीच. या कहीं पर भी इफ एनीबडी क्वेश्चंस यू, या इफ योर ओपोनेंट ट्राइज टू टारगेट यू, यू हैव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू दैट ओपोनेंट. बहुत क्विकली आप उस ओपोनेंट को जवाब दे दो कि वो ओपोनेंट कुछ बोल ही ना पाए. तो इस बेसिस के ऊपर सोफिस्ट अट्रैक्ट करते थे कि वी विल गिव यू द एबिलिटी जिससे आप बड़े से बड़े क्राउड्स को अट्रैक्ट कर सको, अपने ओपोनेंट को यूं ही कुछ उसमें आप उनको चुप करवा सको, कोई आपके खिलाफ कुछ ना बोल पाए. तो ये टीचिंग ऑफ रेटोरिक wherein सामने वाला पर्सन कैन नॉट आंसर टू व्हाट यू हैव सेड, in itself this was good. They were the first to direct attention to the science of rhetoric, of which they may be considered the founders. Sophists were considered the founders of this study or science of rhetoric. लेकिन उनके rhetoric का एक bad side भी था. अब देखिए, of course everything has its own good and own bad side. आपने एक ऐसा politician तो बना दिया जो politician किसी से हारेगा नहीं. वो politician हमेशा जीत कर निकलेगा. It will become a good legislator, good debater. लेकिन उसके साथ also came कि जो politician बन रहा था, now who would decide the politician was good or bad? Because वो politician ने एक ऐसा befitting सा, एक ऐसा reply दिया जिसने सभी को अपनी तरफ convince कर लिया. Possible कि जो law put forth कर रहा है वो politician, that law is absolutely wrong, that law is not actually worthy. लेकिन क्योंकि उस politician के पास उतनी skill है कि वो किसी को भी अपनी तरफ convince कर ले, किसी को भी चुप करवा दे, so उस बुरे law को भी pass हो जाएगा, वो unfair law भी pass हो जाएगा. तो सोफिस्ट जो थे उनकी एक प्रॉब्लम क्या हुई कि दे वुड नॉट केयर फॉर द ट्रूथ. वो सिर्फ उन्होंने अपनी ट्रेनिंग दी, एक अच्छा पॉलिटिशियन, एक अच्छा डिबेटर बनाया, एंड दे वर डन विद द पर्पस. वो ये नहीं देखते थे कि वो पॉलिटिशियन या वो उनका जो प्यूपिल है वो उसको गुड पर्पस के लिए यूज़ कर रहा था या नहीं कर रहा था. वो इतना इंश्योर नहीं कर रहे थे. Some of them, like Gorgias, asserted that it was not necessary to have any knowledge of a subject to give satisfactory replies as regards it. अब जैसे Gorgias क्या सिखाता था कि ज़रूरी थोड़ी नहीं कि आपके पास एक सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए. उसने ऐसी स्किल सिखाई जिससे आपके पास एक टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, उसके बाद भी यू गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू इट. And Gorgias ostentatiously undertook to answer any question on any subject instantly without consideration. मतलब इतनी स्किल थी गॉर्जियस की और इतनी वो सिखाता था स्किल कि बिना सोचे समझे, मतलब बिना कंसिडरेशन, बिना एक मोमेंट के वेट करे भी किसी भी चीज़ के ऊपर उसने एक बिफिटिंग सा रिप्लाई दे दिया, कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे दिया. Okay, hence our word sophistry. To attain these ends, mere quibbling and the scoring of verbal points were employed. The sophists in this way endeavor to entangle, entrap and confuse their opponents, and even if this were not possible, to beat them down by mere violence and noise. They sought also to dazzle by means of strange or flowery metaphors. ऐसे बहुत ही metaphors, paradoxes, poetic तरीकों से मतलब बातों के जाल में उलझाने की कोशिश करते थे. Now, this of course sounds very dramatic and all. लेकिन again, मैंने जैसे आपको बोला कि दिस इज़ अ वेरी बायस्ड अप्रोच. दिस हैज़ टू बी अ बायस्ड अप्रोच एंड दिस इज़ विद एवरी अदर ऑथर. कोई भी ऑथर हम देख ले, दे विल हैव अ बायस्ड अप्रोच टूवर्ड्स एनीबडी. तो दिस अप्रोच जो था, ये थिंकिंग थी स्टेज की, दैट अकॉर्डिंग टू स्टेज सोफिस्ट ऐसे थे.
So, when a man is young, he is often dazzled by brilliance and cleverness, and अगर तो बस young minds को sophist इस तरीके से capture कर लेते थे. And the Greeks were a young people. They loved clever saying, and this it is which accounts for the toleration which they extended even to the most patent absurdities of the sophist. तो सोफिस्ट के पास भाई ये स्किल थी, किसी को भी चुप करा दे, अपनी बात कैसे भी मनवा ले, कैसे भी अपना काम निकलवा ले. सो दिस वाज अ स्किल जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखना चाहते थे, एंड दैट इज़ हाउ सोफिस्ट पॉपुलर हुए. तो सोफिस्ट का कैरेक्टर कुछ ये नहीं था कि अच्छा ट्रूथ की तरफ, नॉलेज की तरफ, नहीं. दे वर डूइंग दिस. नाउ अगेन मैं आपको बार बार ये बीच में रिमाइंड करवाती जाती हूँ दैट दिस इज स्टेसिस ओपिनियन. सबसे पहले अर्लीस्ट नोन सोफिस्ट जो थे वो प्रोटैगोरस थे. आप इनकी बर्थ डेट वगैरह ये सब देख सकते हैं. लेकिन प्रोटैगोरस को एथीज़म और इम्पाइटी के साथ चार्ज किया था. एथीज़म मतलब कि आप भड़का रहे हो हमारे यूथ को कि भगवान नहीं होते हैं, भगवान में से बिलीफ हटा दो, आप हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो. तो उन्होंने गॉड्स के ऊपर एक बुक लिखी थी, एज फॉर द गॉड्स आई एम अनेबल टू से वेदर दे एग्जिस्ट और वेदर दे डू नॉट एग्जिस्ट. प्रोटैगोरस ने सीधे क्वेश्चन कर लिया कि गॉड्स एग्जिस्ट करते भी हैं नहीं पता करते ही, हु नोज. तो पब्लिकली इस बुक को जला दिया गया कि आप हमारे भगवानों के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, एंड ऑल दैट.